स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट की डेमो क्लास। ठीक है, क्या होगा, जो मैं पूरी क्लास दूंगा कंप्लीटली, तो वो क्या होगी, विदाउट चार्ज होगी, क्योंकि सभी क्लासें क्या है, मैंने देख लिया सब बड़े बड़ी क्लासें जितनी भी हैं जो है, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, सब क्या है पेड बैच चला रहे हैं क्रैश कोर्स के नीट के। लेकिन मेरा क्या होगा, पूरे का पूरा कंप्लीटली ए टू जेड सब मैं कराऊंगा अच्छे से, और कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री होगा। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है देख लें एक बार। और केवल क्या होगा, ये फ्री होगा नाम के लिए है, लेकिन मैं क्या है एलन का स्टूडेंट हूँ, तो सेम टू सेम मैं ऐसा ही कराऊंगा जैसे एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, कराया जाता है। आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मान लिया कि बीक फैमिली से, तो मैंने उसी के लिए कराया कि बीक फैमिली से, तो उस पर अगर पैसे नहीं भी हैं बिल्कुल भी, तो बस क्या करे, वो रिचार्ज कराए अपने फोन का और पढ़ ले। फैसिलिटी मैं वही दूंगा जो एलन में दी जाती है, क्योंकि मैंने जैसा सीखा है वैसा ही आपको सिखाऊंगा, वहीं का स्टूडेंट रहा हुआ। तो मुझे बताना है, आज पहली क्लास में डेमो क्लास इसलिए आई है, मुझे बताना है कि ट्वेल्थ में और नीट में क्या डिफरेंट होता है, ट्वेल्थ में कैसे पढ़ा जाता है और नीट में कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा हाँ कि सीधी सी बातें कैसे पढ़ना चाहिए, वो कैसे पढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, मैंने एक टॉपिक लिया है, इसीलिए मैंने क्या किया है, बायो का एक टॉपिक लिया है। बायो का एक टॉपिक लिया, आपको क्या होगा, आपको पता होगा एक चीज और है कि सीधी सी बात है 1/2 12 से आता है, और 1/2 किससे आता है, फर्स्ट ईयर से। ये तो सब शायद आप सब जानते होंगे। तो उसमें करना आपको ऐसा है कि ट्वेल्थ आपने अभी किया हुआ है, तो पहले क्या कर लें आप, ट्वेल्थ को कवर कर लें, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी एकदम बिल्डअप होगा, आएगा कि हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर को करें। और फर्स्ट ईयर तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर में आपने किया होगा। तो अगर फर्स्ट ईयर का रिवाइज करना है, तो मेरा मानना है कि पहले ट्वेल्थ का रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि ट्वेल्थ अभी किया हुआ है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के रिवाइज करें। लेकिन इतने ही कम टाइम में मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन भी वही आएंगे, क्वेश्चन में भी अलग नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि किस किस टाइप से वो पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो बस जो मैंने सीखा है वहां पे, वही मैं सिखाने की आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे 100%। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने एक टॉपिक उठा लिया। अब हमने इंटर में भी पढ़ा हुआ था। अगर जिसको दिक्कत आ रही है इंटर का, मान ली कि कोई उसका टॉपिक लूज है, तो मैंने इंटर की भी ए टू जेड सब वीडियो बना रखे हैं, आप वहां से इंटर को चेक कर सकते हैं और वहां से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिया है हमने क्या, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये हमारा शुक्रजनक नालिका। क्या है ये, शुक्रजनक नालिका की संरचना। ठीक है, शुक्रजनक नालिका क्या होती है, अब देखो पढ़ते कैसे, इसको ऐसे पढ़ना है फ्लो में, एक सीक्वेंस के साथ, कि हमें पॉइंट फाइंड आउट, हमें पढ़ना है क्या, वाई फ्लो चार्ट के पढ़ना है, फ्लो चार्ट से पढ़ना है। क्योंकि आप इतना सिलेबस, इतने पॉइंट क्या है, वैसे तो नहीं कर सकते पैसेज, क्योंकि ट्वेल्थ में क्या होता है, हम पैसेज वाइज पढ़ते हैं, पैसेज लिख लिख के पढ़ते हैं ना आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसेज वाइज नहीं पढ़ना है, यहाँ पे फ्लो चार्ट से पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम फ्लो चार्ट से ले लेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे समझेंगे यहाँ पे अलग उसको। अब देखो क्या होगा, ये शुक्रजनक नालिका, आपको पता है क्या, एक फ्लो बताता हूं मैं, यहाँ पे कहां से क्या स्टार्ट हुआ, हमें पता है। हम बात कर रहे हैं किसकी है, हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र की। यहाँ पे क्या है, नर जनन तंत्र, किसकी बात चल रही है, नर जनन तंत्र की। अब आपको पता है नर जनन तंत्र में क्या है, पूरा नहीं पढ़ा रहे, एक टॉपिक समझाना चाह रही हूं मैं आपको कि पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना कैसे है वहां पे, ट्वेल्थ में कैसे पढ़ना है। यहाँ पे नर जनन तंत्र है। अब नर जनन तंत्र का जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है, आपको पता है क्या है, वृषण। एक होते हैं सहायक अंग, एक होते हैं जनक अंग। एक क्या होते हैं, एक तो जनन अंग होते हैं, जनन अंग होते हैं, और एक होते हैं उनके सहायक अंग। तो आपको दोनों समझाया मैंने। जनन अंग किसे कहते हैं, जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं जनन में, उसे क्या बोलते हैं, जनन अंग। और एक होते हैं सहायक अंग, जो मेन जनन अंग की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं जनन करने में, उन्हें बोलते हैं सहायक अंग। तो आपको पता है वृषण क्या है, यहाँ पे वृषण है नर के जनन अंग, और कौन से जनन अंग, मेन जनन अंग। तो आपको पता है वृषण। अब देखो मैं समझाता हूं, देखो वहां पे कैसे पढ़ना है आपको, यहाँ पे कैसे पढ़ना है, ज्यादा थ्योरी नहीं करनी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना है, पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ना है। जैसे हमें पता है वृषण होते हैं, क्या होते हैं, वृषण होते हैं। और वृषण आपको पता है कितने होते हैं, तो वृषण कितने होते हैं, 2 वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं। ठीक है ना। अब वृषण में क्या होती है, आपको पता है वृषण पालियां, वृषण पालियां क्या होती है, वृषण पालियां, समझ आया। और कितनी वृषण पालियां होती है, 250। समझ आ रहा है जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसेज वाइज नहीं पढ़ना, पैसेज वाइज होगा बहुत लेंथी हो जाएगा। क्या करना है,
कि मैंने भी ऐसे ही सीखा हुआ है, सी सी बात है, जैसा मैंने सीखा है एल इंस्टीट्यूट में, वैसी मैं आपको सिखाने की 100% कोशिश ही नहीं करूंगा, बल्कि सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे इसी तरह से पढ़ा हुआ है, और आपको क्या होगा कि आप टेंशन ना लें। जो अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको पता है सीधी बात है, एलन की फीस ज्यादा है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब है, तो वो मेरा चैनल ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई में ऐसे ही कराऊंगा आपको, तो वहां पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। देखो होता क्या है यहाँ पे, हमें क्या करना है, थ्योरिकल नहीं करना। थ्योरी पैसेज लिखते हैं हम, 12th में क्या करते हैं, पैसेज लिखते हैं, पैसेज नहीं करना, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि इन पॉइंटों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो क्या है, हमें पता है, मैंने एक टॉपिक उठाया, ना कि पूरा नर जनन तंत्र। मैं इस टॉपिक से आपको एक ऐसा आइडिया होगा कि हाँ किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, 12th में और नीट में क्या डिफरेंट होने वाला है, ये हुआ। अब देखो क्या होगा, हमें पता है विषण होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। इतनी लंबी लाइन लिख के क्या फायदा कि नर में 2 विषण होते हैं। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं विषण 2, हमें पता है क्या विषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। पूरी लाइन लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्या उसमें विषण, एक विषण को विषण में 250 पालियां होती है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं विषण पालियां 250। हमें पता चल गया ना कि विषण पालियां कितनी होती है, 250 होती है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फिर आपको पता है विषण पालियों के अंदर क्या होता है, विषण पालियों के अंदर होता है शुक्रजनक नालिका। क्या होती है, नालिका होती है, ठीक है। और कितनी होती है ये, 1 2 3। इसका मीन्स क्या होगा, शुक्रजनक। अब देखो क्या होगा, विषण है, कितने विषण होते हैं, 2 विषण होते हैं। एक विषण के अंदर कितनी पालियां होती हैं, 250 पालियां होती हैं। और एक विषण पाली के अंदर, एक विषण के पाली के अंदर क्या होती है, 1 से 3 शुक्रजनक नालिका होती है। बात समझ आ रही है, शुक्रजनक नालिका होती है। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर, एक शुक्रजनक नालिका के अंदर कितनी चीजें होती है, कितनी चीजें होती है इसके अंदर, कितनी होती है, आपको पता है 3 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। कितने तरह की कोशिकाएं मिलती है, 3 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। पहली कोशिका कौन सी है हमारी, नर जर्म कोशिका, ठीक है। कौन सी होती है, नर जर्म कोशिका। और एक कौन सी होती है, एक होती है सर तोली कोशिका, और एक होती है क्या, अंतराली अंतराली कोशिका, ठीक है। अब देखो इसको समझेंगे हम। अब हम आते हैं डायग्राम पे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये चलने क्या वाला है, ये जो संरचना है वो किसकी संरचना है, शुक्रजनक नालिका की संरचना है। किसकी संरचना है, शुक्रजनक नालिका की। अगर हम समझे फॉर एग्जांपल, तो देखो क्या किया, अब देखो, नहीं इस साइड नहीं, इस साइड समझाता हूं मैं, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना कि हमें क्या करना है, कैसे बायोलॉजी को पढ़ना है 12 इसकी नीट वाली। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट, और हमें डायग्राम का यूज करके, ठीक है, कैसे पढ़ना है और सिंपल थ्योरी को कैसे पढ़ना है, दोनों तरह की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास ये चार्ट चल रहा है, हमारा चार्ट चल रहा है ना, तो चार्ट के साथ हमारा इसका डायग्राम भी चलेगा। जैसे देखो हमारे पास क्या है, ये विषण है, क्या है, ये विषण है, ठीक है, विषण है। अब आपको पता है हमने क्या लिखा, विषण पालियां, तो सेकंड में फर्स्ट हो गया, ये विषण बना लिया हमने एक। अब हमने सेकंड में क्या लिया, विषण पालियां बनानी, तो हमें पता है विषण के अंदर क्या है, कितनी, ये पालियां है, ठीक है ना। मैं 2 4 ही बना रहा हूं, आप बना लेना इस तरह से। तो इसके अंदर क्या हो गई, ये हो गई विषण पालियां, विषण पालियां कितनी हो गई, 250, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर देखो, अब हमने क्या किया, ठीक है, मैं ऐसे बना रही हूं, लॉन्ग कर देता हूं मैं, ये हो गया, ये हो गया। हमने क्या किया, हमने एक विषण लिया, क्या किया हमने, एक विषण लिया, विषण के अंदर देखा हमने, तो क्या मिला हमें, एक विषण के अंदर, समझने की कोशिश करना, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने, जितने टाइम पढ़ने जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ना है, एकदम एक्यूरेसी के साथ। क्या करना है, एकदम एक्यूरेसी के साथ। देखो मैं बताऊंगा, देखो क्वेश्चन यहीं पे सब छुपे हुए हैं,
इसी फ्लो चार्ट से सब क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, एक विषण को लिया, एक विषण ले लिया, फिर हमने विषण के अंदर एनालाइज करके चेक करके देखा कि क्या क्या है। तो हमें दिखा कि उसके अंदर 250 पालियां दिखी हमें। कक्ष, जैसे कक्ष भी कह सकते हैं इनको, कक्ष से कमरे नहीं होते, कक्ष का मीन्स क्या होता है, कमरे। तो ठीक है, तो हमने जब इसके विषण के अंदर झांक के देखा तो हमें 250 विषण पालियां मिली या विषण कक्ष मिले। फिर हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, विषण के अंदर देखा हमने, फिर हमने जब इस विषण पाली के अंदर झांक कर देखा, ठीक है, देखते नहीं है बार बार किसी चीज के अंदर झांक के, तो ऐसे मान लो जनरल भाषा में बोल रहा हूं मैं, तो हमने फिर एक विषण पाली को ले लिया। किसे ले लिया, देखो पहले हमने विषण को लिया, फिर विषण के अंदर देखा तो हमें विषण पालियां मिली 250, फिर हमने एक विषण पाली को उठा लिया। अब हमने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर क्या है, बात समझ आ रही है ना। पहले विषण लिया, फिर विषण के अंदर देखा, हमें 250 पालियां दिखी। हमने एक पाली को लिया, फिर विषण पाली के अंदर हमने देखा तो हमें क्या मिला, हमें मिली ये संरचना। क्या मिली, ये संरचना। ये क्या है, ये है विषण पाली। ये क्या है, विषण पाली। बात समझ में आ रही है ना, ये विषण पाली है, राइट। देखो फ्लो चार्ट भी हमारा साथ चल रहा है और हमारा ये डायग्राम भी साथ चल रहा है, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम आएगी, यहां से देख लेंगे, यहां पे प्रॉब्लम आएगी, वहां से देख लेंगे, इन दोनों को मर्ज करके पढ़ना। ठीक है, समझ आ रही है ना कैसे पढ़ते हैं। देखो ये होगी, अब हमने इस पाली के अंदर की संरचना को देख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो समझ आ गया, विषण, विषण, यहाँ पे विषण पालियां, विषण पालियां, फिर इसके अंदर शुक्रजनक नालिका, शुक्रजनक नालिका। अब हम शुक्र, ये एक लिए हमने, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या है, अब हम शुक्रजनक जो हमारी विषण पाली है उसके अंदर हम क्या, हमने देखा क्या है, ये विषण पाली है ना, विषण पाली के अंदर जब हमने झांक के देखा तो क्या मिला हमें, शुक्रजनक नालिका और 1 से 3। फिर हमने इसके अंदर देखा, जब इसके अंदर देखा तो क्या हुआ, देखो इसके अंदर देखा तो हमें क्या मिली, नालिका मिली। नालिका का मतलब आप जानते हो लंबी नली होगी, सी बात है, ठीक है ना। क्या देखी हमने, लंबी नली, तो इसे क्या बोलेंगे हम, शुक्र जनक नालिका। नालिका, नालिका का मतलब ये है नली, लंबी होगी। नली का मतलब आप जानते हो, लेंथ ज्यादा होगी, ब्रेथ कम होगी और खोखली होगी, उसे नली बोलते हैं। बात समझ आ गई। देखो यहां पे समझ रहे हैं हम, हैंड टू हैंड डायग्राम से समझ रहे हैं। बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका यही होता है, पैसे से आप बायोलॉजी को अच्छे से नहीं सीख सकते। देखो क्या है, बुक्स में तो आपको क्या लिखा हुआ है, सब ये वाली चीज सब कैसे लिखी हुई है, थ्योरिकल लिखी हुई है, लेकिन वहां पे समझ में नहीं आती। अब देखो डायग्राम को और इसके फ्लो चार्ट को क्या करो, आप जोड़ के पढ़ो। यहाँ पे हमने देखा 2 विषण होते हैं, हमने विषण बना लिया, हाँ एक विषण ले लिया हमने, ले लिया, ठीक है। फिर हमने देखा विषण पालियां, तो हमने देखा क्या, विषण के अंदर जब देखा हमने तो विषण पालियां मिली हमें 250, राइट। फिर आगे देखो, फिर हमने क्या किया, एक विषण पाली ली, क्या ली, एक विषण पाली, उसके अंदर जब देखा तो हमें क्या मिली, शुक्रजनक नालिका 1 से 3। तो हमने एक शुक्रजनक नालिका उठाई। अब हम इसके अंदर देखेंगे, बात तो समझ में आ रही है ना, हम अंदर देख रहे हैं, अंदर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो हमने जब शुक्रजनक नालिका के अंदर देखा तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिला, समझ आ गया। तो हमें ऐसा दिखा, क्या दिखा हमें, ये इंटरफेस दिखा। अब देखो नली तो ऐसे होती है, नली कैसे सीधी ऐसे होती है ना, तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे दिख रही है, ये तो लंबी दिखनी चाहिए थी। अगर हम इसको मार्कर को ऐसे काटे, क्या काटे ऐसे, तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो गोल दिखाई देगा ना। यही नली की संरचना यहाँ पे, ये नली ऐसे नहीं दिखाई उसने, कैसे दिखाई हुई है, ये नली दिखाई हुई है उसने ऐसे करके काटा ऐसे और ऐसे दिखा रहा है। जब ऐसे दिखाएगा तो कैसे दिखेगी, देखो गोली तो दिखेगी, वो इसने इंटरफेस दिखाया हुआ है। बात समझ में आ गई, इसकी संरचना कैसे बनाई है उसने, ऐसे नहीं बनाई खड़ी, उसने क्या किया, इस नली को कट किया ऐसे करके और ऐसे दिखा रहा है गोल। अब देखो यहाँ पे समझो, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, देखो हमने देखा इसके अंदर तो हमें इस तरह का इंटरफेस मिला। मैंने इसके अंदर जो फिल है ना, फिलिंग नहीं की है, फिलिंग आपके सामने करूंगा तो समझ में आएगा, मैं फिलिंग करके पहले रख लेता समझ नहीं आता। अब देखो यहाँ पे ये आपको गैप सा दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, देखो ऐसे, अरे गैप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं इसको, अवकाश का मीन्स जानते हैं आप, ऐसा होता है ना कि आज का अवकाश है तो इसका मीन्स पढ़ाई के बीच की गैप, पढ़ाई के बीच गैप हो गया ना। जैसे मान लो संडे का अवकाश रहता है तो क्या हुआ, पढ़ाई का आपका क्या हो गया, सैटरडे में और मंडे के बीच क्या हो गया, पढ़ाई का गैप हो गया, गैप हो गया ना।
तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, अवकाश का मीन्स होता है गैप। तो आपको गैप दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कोशिका और इसके अंदर, मतलब कोशिका नहीं, इस संरचना और इस संरचना के बीच क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है, राइट। देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश। बात समझ आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश। अब देखो यहाँ पे दो तरह के अंदर इसका जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल का मीन्स जानते हो, अंदर वाला पार्ट जो होता है, उसमें दो तरह की कोशिका होती है। इसके अंदर कितनी तरह की कोशिका मिलेंगी आपको, देखो इसके अंदर, देखो आप समझ आ रहा होगा। अगर मैं पहले ही इसको फिल कर देता तो क्या समझ आता, नहीं ना। हम क्या करेंगे, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, डायग्राम भले ही पहले बना लूं मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बनाने में हैंड टू हैंड, लेकिन उसकी फिलिंग जो करेंगे हम समझते हुए करेंगे, ना कि पहले ऑलरेडी। ये समझ आ रहा, अंतराली अवकाश समझ आ गया। अब इसके जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट का मीन्स आंतरिक जो संरचना है, उसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं, दो तरह की। मैं तो कुछ ही कोशिका बना रही हूं, बाकी आप बना लेना। एक कोशिका होती है इसके अंदर शुक्राणु को जन्म देने वाली होती है। यहां पे क्या करती है, शुक्राणु जनन करती है, शुक्राणु को जन्म देती है, शुक्राणु जनक। इसको हम शुक्राणु जनक कोशिका भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शुक्राणु जनक कोशिका भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं नर जन्म कोशिका। क्या बोलते हैं, नर जन्म कोशिका। बात समझ आ रही है। इंटरनल, इसके आंतरिक संरचना में क्या मिलता है हमें, दो तरह की कोशिकाएं मिलती है। एक कौन सी कोशिका मिली हमें, नर जन्म कोशिका। देखो नाम से पता चल रहा है, नर का मीन्स मेल, ठीक है, और जन्म का मीन्स जन्म देने वाली। तो यहाँ पे नर को जन्म देने वाली है, और यहाँ पे नर कौन होता है, शुक्राणु की बात चल रही है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, शुक्राणु की। देखो क्या है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको यहां पे कर देता हूं, नरजन्म कोशिका, ठीक है। अब कोई दिक्कत, ये हो गया, नरजन्म कोशिका हो गई। बात समझ आ गई नरजन्म कोशिका का। और यहाँ पे एक चीज और फोकस रखना है, जो मैंने 12th में भी आपको सिखाया था, कि वर्ड का मीन्स पता होना चाहिए, वरना दिक्कत आ सकती है बाद में। क्यों, क्योंकि आपको वर्ड का मीन्स पता नहीं होगा, आप क्या कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे, फिर से भूल जाएंगे। देखो नर का मीन्स क्या होगा, यहाँ पे मेल्स की बात चल रही है, जन्म का मीन्स जन्म देने की। अब यहाँ पे किसके जन्म देने की बात चल रही है, यहाँ पे शुक्राणु को जन्म देने की बात चल रही है। तो ये कोशिका क्या करेगी, शुक्राणु को जन्म देगी। पॉइंट क्लियर है। एक तरह की और कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, एक तरह की और कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं इनको इस तरह से बना रही हूं, आपको डिफरेंट दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने इन कोशिकाओं को ऐसी, यहाँ पे दो तरह की कोशिका दिखाई देंगी आपको, ऐसी कोशिका दिखाई देंगी। मैंने दोनों का क्या किया है, चेंज इसलिए किया है, आपको पहचान रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आगे पीछे सब में हो सकती है, तो मिक्स होती है। क्या होती है, इसे इधर बना लिया, इधर बना लिया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। बात समझ में आया। इसकी आंतरिक संरचना में दो तरह की कोशिका होती है, एक तो होती है कौन सी, नरजन्म कोशिका, और एक होती है सर्टोली कोशिका। बात समझ आ रही है। और इसका जो अवकाश है, यहां पे भी एक तरह की कोशिका होती है, वो होती है अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अंतराली अवकाश में कौन सी कोशिका होगी, अंतराली कोशिका, सीधी बात है। तो यहाँ पे कौन सी कोशिका होगी, इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी, यहां पे उनको क्या बोलेंगे हम, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गई ना, समझ आ गई। अब देखो हमने ऐसे यहां पे किया हुआ है, समझ आ गया, डायग्राम हमने समझ लिया ना अच्छे से। अब हमने देखो इसे फ्लो चार्ट में ले लिया, फ्लो चार्ट समझ रहे हो ना। देखो हम फ्लो चार्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ये डायग्राम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, देखो तो हमारा इसके साथ फ्लो चार्ट भी कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे पढ़ना है आपको, जो भी डायग्राम बेस्ड हमारी थ्योरी होंगी, हम बिल्कुल ऐसे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। चाहे उसमें क्या है, चाहे बुक्स में डायग्राम दिया है कि नहीं दिया है, हमें उसे एक्यूरेसी से पढ़ना एकदम, ठीक है, एकदम फोकस के साथ। तो देखो हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंच गया, तो हमारा डायग्राम भी देखो कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, दोनों का मैच हो रहा है।
ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब हम क्या करें, अब हम इसके कार्य कर ले जो इसके वर्क करती है। जैसे यहाँ पे हमारी नरजन्म कोशिका है, तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया इसका कार्य। क्या लिख दिया, कार्य। और कार्य लिख दिया, क्या करती है कार्य, सी सी बात है, शुक्राणु को जन्म, शुक्राणु को क्या करती है, जन्म देती है। सिंपल भाषा में लिख लो आप, तो क्या करती है, शुक्राणु, शुक्राणु क्या करती है, शुक्राणु को जन्म देती है, को क्या करती है, जन्म देती है, देती है, देती है। या बोल सकते हैं आप, अगर बुक की भाषा में बोलना है कि शुक्राणु जनन करती है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में बोल दो और अच्छा रहेगा। क्या होगा, या तो आप बोल दो शुक्राणु को जन्म देती है या शुक्राणु जनन करती है, शुक्राणु जनन करती है, जनन करती है, ठीक है ना। इसका कार्य हो गया अपना। अब देखो इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, यहां पे इसका भी कार्य लिखेंगे। कार्य, इसका कार्य है शुक्राणु को पोषण देना। क्या करना, शुक्राणु को पोषण देना। आप समझ रहे हो, एक एक पॉइंट हम लिखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखो ऐसे होगा कैसे, ये वाली कोशिका क्या है, हमारी नरजन्म कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, नरजन्म कोशिका है। नरजन्म कोशिका क्या करेगी, शुक्राणु को उत्पन्न कर देगी, तो इस कोशिका से क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा। बात समझ आ रही है। मैं इस टॉपिक को इसलिए आपको बहुत ही डार्कली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नीट में पढ़ना कैसे, राइट। तो यहाँ पे क्या आपको पता है, ये नरजन्म कोशिका ने क्या किया, शुक्राणु को जन्म दे दिया, शुक्राणु बना दिया। अब तुम्हें पता है हर किसी सजीव को, ठीक है, क्या चाहिए, पोषण तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अब यहां पे जब शुक्राणु बना, क्योंकि आपके बुक्स में तो ऑलरेडी सब कुछ बना के और डायरेक्टली दे रखा है, अब अपने ऐसे नहीं करेंगे। हमने क्या किया, हमने देखा कि इससे क्या बना, यहां पे बना दो, ठीक है, स्पेस भी है यहाँ पे। इससे क्या हुआ, इसने शुक्राणु को उत्पन्न किया। किसे उत्पन्न किया, शुक्राणु को। इस तरह का अजीब सा इंटरफेस होता है उसका, ठीक है। ऐसे शुक्राणु को उसने क्या किया, उत्पन्न किया। अब जब शुक्राणु उत्पन्न हो गया तो इसे पोषण भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए। तो ये क्या करता है, ये सर्टोली कोशिका में अंदर चला जाता है। क्या हो जाएगा, सर्टोली कोशिका में अंदर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसे पोषण जब मिलेगा वो सर्टोली कोशिका से ही मिलेगा, सीधी बात है। अब तुम ये बताओ, तुम्हें भूख लगेगी कहां पे जाओगे, जहां पे खाना मिलेगा। तो सीधी बात है, ये पैदा तो हो गया, लेकिन अब क्या चाहिए, इसे भूख लग रही है, एनर्जी चाहिए। तो सीधी बात है, क्या करेगा, ये सर्टोली कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पोषण जो देने वाली कोशिका है वो सर्टोली कोशिका है। अभी पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए ना, ये भी और ये भी पॉइंट। अब अंतराली कोशिका देखो, अंतराली कोशिका क्या करती है, अंतराली कोशिका करती है हार्मोन्स। क्या करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है। स्राव का मीन जानते हो, स्रावित करना है, संश्लेषित और स्रावित। संश्लेषण का मतलब होता है किसी को बनाना, और स्रावित करने का मीन्स होता है निकालना। बात समझ आई, क्या करना, संश्लेषित का मीन्स किसी को संश्लेषण करना, किसी को बनाना, ठीक है। और स्रावित का मीन्स उसे फिर निकालना। तो कोई भी चीज है अगर बनाएगी तो उसे निकालेगी भी। कोई भी कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को बनाएगी तो उसका प्रोडक्शन भी तो करेगी, बाहर भेजेगी भी तो निकाल के कंपनी से। तो क्या होगा, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका जो होती है वो एक हार्मोन्स को स्रावित करती है। कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन्स। यहाँ पे इसका कार्य क्या है, यहाँ पे इसका कार्य क्या है इसका, एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या करना, हार्मोन्स का संश्लेषण। क्या करना, संश्लेषण व श्रवण करना, ठीक है। अब देखो समझ आ गया ना, पूरा टॉपिक हमें अच्छे से समझ आ गया, हमने अच्छे से समझ लिया क्या है, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंतराली अवकाश में कुछ और कोशिकाएं भी होती हैं। क्या होती है, अंतराली अवकाश में क्या होती है, कुछ और कोशिकाएं भी होती हैं जो क्या करती हैं, जो प्रतिरक्षी का कार्य करती हैं। अब हमें पता है टोटल ये हो गया। अब हमने क्या है, बुक्स में नहीं दे रखा है वो प्रतिरक्षी का कार्य करती है, नहीं दे रखा है, ना ही उसमें डायग्राम में दे रखा है, लेकिन हम उसको इसमें इनपुट करेंगे इनपुट। क्यों, क्योंकि हमें तो और अच्छे से पढ़ना है ना। अब देखो
हमने क्या किया, हमने एक तरह के अंतराली अवकाश में और कोशिकाएं बना ली। कैसी कोशिकाएं, इनको क्रॉस से दिखा दिया मैंने ताकि डिफरेंट रहे। तो ये है, ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं। अब ये कोशिकाएं क्या काम कर रही हैं, देखो बुक में तो बस ये लिख रखा है कि अंतराली अवकाश में कुछ और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रतिरक्षी का कार्य करती है, लेकिन दिखा नहीं रखा। आपको पता डायरेक्ट जब पूरा डायग्राम हमने बनाया तो हम उसको भी इसमें पुट करें और हम दिखाएं ताकि हमें बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि दो तरह की कोशिकाएं यहाँ पे दिख रही है आपको, इन दोनों के कार्य यहाँ पे दिख रहे हैं, दो तरह की कोशिकाएं अंतराली अवकाश में दिख रही है आपको, है उनके कार्य। एक का कार्य तो पता चल गया आपको, एंड्रोजन निकालेगी ये। एक का कार्य और है क्या, प्रतिरक्षी कार्य। ये क्या करती है, प्रतिरक्षी कार्य। ये कौन सा कार्य कर रही है, प्रतिरक्षी का। प्रतिरक्षी तो आप जानते हैं, रक्षा करना रोगों से, बीमारी से, इम्यूनिटी सिस्टम तो आपने पढ़ा हुआ है, इम्यूनिटी सिस्टम तो मैंने पढ़ाया था ना 12th में भी, तो पढ़ा हुआ है। प्रतिरक्षा का मीन्स होता है जो भी आपको नुकसान देने वाली चीजें, ठीक है, चाहे वो विषाणु है, वायरस है, कुछ ये है, तो ये क्या करती है, उनसे प्रतिरक्षा करती है। तो टॉपिक शायद आपको समझ आ गया होगा। ऐसे पढ़ते हैं, देखो समझ आया, एक एक टॉपिक को, यहाँ पे एक एक टॉपिक को पढ़ना है आपको। वहां पे क्या था 12th में, क्या था, एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं आप, एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं ना पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक एक टॉपिक को समझना। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इसी में क्वेश्चन छुपे हैं, सब सब क्वेश्चन देखो बताता हूं कैसे। फ्लो चार्ट के अंदर सब क्वेश्चन छुपे हुए हैं आपके, इतना इतना याद ही नहीं करना, इतना याद ही नहीं करना। देखो क्या है, यहां पे उसने क्वेश्चन पूछा कि जो नर जनन तंत्र होता है उसके मुख्य अंग कौन से होते हैं, आपको पता है वृषण होते हैं, ठीक है ना। उसने पूछा कि सर्टोली कोशिका के कार्य बताइए, तो आपको पता है कि पोषण देना, ठीक है। उसने पूछा अंतराली कोशिका के कार्य बताइए, तो उसने आपको पता है एंड्रोजन हार्मोन्स उत्पन्न करना। या उसने उल्टा कर दिया इसको कि एंड्रोजन हार्मोन्स कौन सी कोशिका उत्पन्न करती है, तो आपको पता है अंतराली कोशिका, ठीक है। देखो इस फ्लो चार्ट में सब क्वेश्चन छुपे हुए। अब यहाँ पे उसने पूछा कि नरजन्म कोशिका का क्या कार्य करती है, तो आपको पता है शुक्राणु को जन्म देती है। या फिर उसने उल्टा कर दिया कि शुक्राणु को जन्म कौन सी कोशिका देती है, क्या होगा, कौन सी कोशिका देती है, तो क्या होगा, आपको ऑप्शन देगा नरजन्म कोशिका, सर्टोली कोशिका, अंतराली कोशिका, तो आपको पता है नरजन्म कोशिका, ठीक है। अगर उसने पूछा कि एक वृषणपाली में कितनी हमारी शुक्रजनक नालिकाएं होती है, तो आंसर आपके सामने 1 से 3 होती है। तो देखो इस फ्लो चार्ट के अंदर ही सबके आंसर छुपे हुए हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाने वाले। तो देखो ये सीक्वेंस कितना अच्छा है, कोई आपको ज्यादा याद करना पड़ा नहीं ना, आपके सामने फ्लो चार्ट है। अब जब रिवाइज करेंगे आप, तो इस फ्लो चार्ट को रिवाइज करने में आपको कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा ना। अगर इसी को आप पैसेज में अगर लिखें तो आपको कितना टाइम लगेगा, और याद भी होगा नहीं। तो ये तरीका होता है नीट में पढ़ने का, ठीक है, जो मैंने सीखा है, और इससे बेस्ट तरीका ही नहीं होता। देखो कितनी क्लियरिटी से पढ़ ले हम एक एक चीज को, हमारी आंखों के सामने रखी हुई है। और आपको पता है जो चीज आपकी आंखों के सामने रखी होती है उसकी इमेज आपके माइंड में बन जाती है, फिर भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक को क्या हम एक अच्छे से सिक्वेंस से समझ के पढ़े बायो के। और आपको पता है बायो का वेटेज ज्यादा होता है, 360 नंबर की तो बायो आती है, करनी होती है। वैसे तो पेपर आपको पता है 800 नंबर का आता है, 800 में से आपको कितने करना होता है, 720 का करना होता है। तो इसका मीन्स कितने नंबर की बायो आती है, 400 नंबर की। 400 नंबर की बायो में आपको कितनी कितनी करनी होती है, 360 की करनी होती है। और मेरा मानना है ऐसे करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे पक्का। बताओ कौन सा समझ नहीं आया। मैं मानता हूं अगर ऐसे बिल्कुल वीक बच्चे को भी पढ़ाया जाए तो वो समझ जाएगा पक्का, क्योंकि टेंशन क्या नहीं है, याद नहीं करना ज्यादा, बस ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में कर लिए, समझ आया। तो है नहीं 12th से इजी, भारी लगता है लेकिन इजी है। हाँ बस क्या करना है, थोड़ा माइंड का यूज करना है जी, इजी। लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है और तुम्हारे टीचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसी को पैसेज वाइज पढ़ाने लगता तो आप बोर हो जाते। बात समझ आ रही है, ठीक है। इस टॉपिक को नोट करो, एक टॉपिक और कराता हूं। एक टॉपिक समझ लिया आपने, एक टॉपिक और समझाता हूं मैं आपको, जिससे आपको आइडिया हो कि पढ़ना कैसे, राइट। तो हम दूसरा करेंगे परागकण की संरचना, राइट। मेरा मकसद क्या है कि किसी एक ही चैप्टर को उठा के करने का नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है कि मैं डिफरेंट चैप्टर के टॉपिक उठाऊं, जिससे आपको लगे कि हाँ चैप्टर कोई भी है, उसका टॉपिक कोई भी है, पढ़ना कैसे, ठीक है। देखो ये मैंने दूसरे चैप्टर से उठाया, इसीलिए पहला मैंने दूसरे चैप्टर से उठाया था। आपको लगना चाहिए कि चैप्टर कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, पढ़ना कैसे, राइट। मैं चाहता एक ही चैप्टर से भी उठा सकता, लेकिन नहीं, हमने दो डिफरेंट
चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक को इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले बायो का कोई सा भी टॉपिक है हमें पढ़ना इसी तरीके से समझ के। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, परागकण लिया है। क्या लिया है? परागकण। ठीक है, हमने क्या लिया है? परागकण की संरचना ये, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो समझते रहेंगे और इसका फ्लो चार्ट हम बनाते रहेंगे। यहाँ पे आपको पता है दो भित्ति दिख रही है, आपको भित्ति दिख रही है ना, भित्ति दिख रही है। इसकी भित्ति का मीन्स होता है किसी के ऊपर जो लेयर पर, कवर मान लो, क्या होता है? कवर। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें कितनी सतह दिख रही है आपको? 1 2 दो सतह दिख रही है, अरे दिख रही है ना। तो एक को बोलते हैं बाहर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल, राइट। बाह्य चोल हो गया। और अंदर वाली लेयर जो होती है उसे बोलते हैं हम आंतरिक चोल। बात समझ आ रही है? क्या होता है इसमें? क्या होती है? इसकी जो भित्ति होती है उसमें दो लेयर्स होती है। बाहर वाली को बोलते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है, बाहर बाह्य चोल, अंदर आंतरिक चोल। ठीक है ना, दोनों पॉइंट यहां तक तो क्लियर है। अब देखो इसी को हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट में करना है। हमें लिखना है पहले परागकण। क्या लिखना है? परागकण। परागकण है ना, तो हम लिख देंगे परागकण भित्ति। क्या लिखेंगे हम? परागकण भित्ति संरचना। किसका बना रहे हैं हम? संरचना। समझ में आ रही है? किसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं हम? परागकण की भित्ति का फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि परागकण की भित्ति कैसी होती है। अब देखो क्या होती है इसमें, क्या होती है परागकण की भित्ति में, क्या होती है आपको पता है? दो क्या होती है? दो सतह होती है। रुक एक मिनट, तू क्या देख रही है? तू बता रही है इनमें से? बाह्य, ठीक है, बाह्य चोल, बाह्य चोल और आंतरिक चोल, आंतरिक चोल। और ध्यान रखना ये डिपेंड मत करना कि बाह्य ऐसे लिखा है, बाह्य को वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य को दो तरह से लिखा जाता है, राइट। बाह्य चोल हो गया और आंतरिक चोल हो गया। बात समझने की कोशिश करो। हमें पता है कि ये क्या है, ये क्या है? ये परागकण की भित्ति है। और इसमें कितनी परतें दिख रही हैं आपको? दो परतें दिख रही हैं। देखो समझ, नीट में ऐसा ही है, पॉइंट टू पॉइंट समझना आपको, ठीक है। हमें पता है हमारे पास परागकण है, परागकण में हमें परागकण की भित्ति दिख रही है। ये भित्ति होती है, बाहर वाली सतह को भित्ति कहते हैं ना। हमें दिख रहा है कि इस भित्ति में कितनी परतें दिख रही है? दो परतें दिख रही हैं, एक अंदर एक बाहर। तो बाहर वाली जो परत है या बाह्य जो भित्ति है उसे क्या बोल रहे हैं हम? बाह्य चोल। अंदर वाली परत या अंदर वाली जो भित्ति है उसे बोल रहे हैं आंतरिक चोल। ठीक है, इसी को हमने फ्लो चार्ट में दिखा दिया। यहां पे कोई दिक्कत? अब देखो बाह्य वाली जो भित्ति होती है, क्या होती है? बाह्य वाली जो भित्ति होती है, एक उस पर एक लेयर चढ़ी होती है। देखो लेयर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हैंड टू हैंड बनाता हूं इन चीजों को। मैं पहले से डायग्राम में सब चीजें पुट नहीं करता, जिससे तुम्हें क्या है एकदम समझ में आए। हाँ ऐसा है। बाहर वाली भित्ति दिख रही है आपको? ऐसे करके मैं कुछ लेयर ही बना रही हूं इस पे, ठीक है। तो एक लेयर होती है, क्या होती है? इस पे एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं, इस लेयर को बाहर जो बनाई है मैंने इसके ऊपर, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, क्या होती है? स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है इस पे। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? देखो बाह्य चोल बनाया। बाह्य चोल के पे क्या बना दिया हमने? बाह्य चोल पे लिख दिया कि बाह्य चोल पे क्या है? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। तो हमें पता क्या चला? हमें पता चला कि बाह्य जो चोल है उस पे स्पोरोलिन की क्या, स्पोरोपोलेनिन की परतें। क्लियर? देखो यहां से हम क्लियर करते जाएंगे डायग्राम से, और यहां पे हम फ्लो चार्ट में उसको पुट करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, राइट। अब आती है आंतरिक चोल, अंदर वाली भित्ति की बात। अंदर वाली भित्ति पे क्या है? देखो ये जो बनी है वो बनी है सेल्यूलोज। किसकी? सेलुलोज। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। किसकी बनी है? पैक्टिन की। बात समझ में आ गई? अब ये किसकी बनी है? देखो पॉइंट क्लियर है ना।
यहां पे देखो आंतरिक चोल किसका बना है, सेलुलोज पैक्टिन का बना है। बाह्य चोल किसका, स्पोरोलिन की परत चढ़ी हुई है इस पे। लेकिन यहां पे एक चीज मोस्टली पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्टली जो यहां पे जनन छिद्र होता है, क्या होता है, यहां पे जनन छिद्र होता है, यहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता। बात समझ आया, जनन क्षेत्र पे स्पोरोपोलिन नहीं होता। तो ये हमने पॉइंट यहां पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ही तो पूछ सकता है वो। मैंने जैसे पहले फ्लोचार्ट पूरा पढ़ा के मैंने बताया था पॉइंट कहां कहां से क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैं ऐसे ही कराऊंगा, बिल्कुल मुझे ऐसे ही कराना है। एक टॉपिक अच्छे से समझाना है, फिर एक टॉपिक के क्वेश्चन भी बताने हैं, वो कौन कौन से पूछेगा, आप क्या करना है उसको नोट करना है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल इजी लगेगा, टॉपिक वाइज करना है हमें, ना कि हमें चैप्टर वाइज करना है। टॉपिक वाइज एकदम क्लियर रहेगा, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चनों को देख लिया, फ्लो चार्ट देख लिया, उसके क्वेश्चनों को भी देख लिया, क्या क्या पूछेगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है, मोस्टली पॉइंट है कि स्पोरो स्पोरो हम लिख लेंगे इस पॉइंट को, स्पोरो पोले पोलेनिन की परत क्या होती है, जनन छिद्र पर नहीं होती, जनन जनन छिद्र पर नहीं होती, नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी बात है। जनन क्षेत्र पर इसकी पोलिन स्पोरोपोलिन की परत क्या नहीं होती। तो क्या करना है हमें, मोस्टली जितने भी पॉइंट है फ्लो चार्ट से अगर कोई पॉइंट बचता है तो मोस्टली पॉइंट में करके उसे नीचे हमें नोट डाउन कर लेना है। बात समझ आ गई, जनन क्षेत्र पे ये नहीं होती, कोई दिक्कत यहां तक, सबको समझ आ रही है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, ये सब हो गया। अब भित्ति देख लिया हमने, अरे भित्ति तो देख लिया हमने, कितनी तरह की होती है भाई, दो तरह, एक इसकी भित्ति होती है, भित्ति में क्या होती है, दो तरह की भित्तियां होती हैं, दो तरह की परतें होती हैं, आंतरिक चोल और बाह्य चोल। बाह्य चोल पे हमें पता है स्पोरोपोलिन की परत चढ़ी हुई होती है, लेकिन जनन क्षेत्र पर ये स्पोरोपोलिन की परत नहीं होती। हमें पता आंतरिक चोल जो बना होता है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। समझ आ गया ना। अब देखो अगर हम बात करें कोशिकाओं की, परागकण में क्या देखनी है हमें, एक हमने पॉइंट कर लिया इसका, कौन सा, भित्ति की बात हमने कर ली। हम बात करने वाले हैं किसकी, कोशिकाओं की, किसकी, कोशिकाओं की। अब परागकण, पराग कण कोशिका, कोशिकाएं, अब हम कोशिकाओं की बात करने वाले हैं इसमें। तो आपको पता है दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, दो तरह की कोशिकाएं होती है। मैंने बोला था आपसे भी कि क्या होता है, कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है जनन कोशिकाएं, चाहे ह्यूमन से चाहे अदर कोई है। तो क्या होता है, एक तो होती है जनन कोशिकाएं जो जनन से रिलेटिव होती है, किससे रिलेटिव होती है, जनन से। एक होती है काय की कोशिकाएं जो हमारी बॉडी के अलग, इनसे जनन से जो अलग वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उनको करती है। पॉइंट क्लियर है। तो जहां पे भी क्या आएगा, काय के आएगा, काय का कोशिका आएगा, तो आप समझ जाना कि जनन से अलग काम कर रही है, जो जनन में काम होते हैं, जो भी वर्क चलते हैं जनन में, उससे अलग अगर कोई भी काम कर रही है तो उसे बोलेंगे हम काय की कोशिका। और अगर जनन का ही कोई कार्य कर रही है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, जनन कोशिका। इसका मतलब बॉडी के किसी भी कार्य से रिलेटिव है कोशिका, लेकिन किससे रिलेटिव नहीं है, जनन से रिलेटिव नहीं है, तो वो कहलाती है कायिका कोशिका। और अगर कोई कोशिका ओनली किससे रिलेटिव है, जनन से, तो उसको बोलेंगे जनन कोशिका, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, कोशिकाएं कितनी तरह की होती है, कोशिकाएं, परागकण कोशिकाएं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट में, याद रहेगा कि दो तरह की होती है, दो लिख दिया ना। परागकण कोशिकाएं कितनी, दो होती है। आपको ऐसा नहीं है बहुत बहुत बड़ा ज्यादा लिखना, फालतू फालतू नहीं लिखना हमें, जिसकी जितना नीट मांगता है और जो नीट मांगता है वही हमें पढ़ना है। ट्वेल्थ नहीं है, नीट है, लेकिन देखो पढ़ लो तो और इजी लगेगा आपको, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो और इजी लगेगा। देखो अब तक देखो ट्वेल्थ का टॉपिक पढ़ा था हमने, पढ़ाया था मैंने, तो हार्ड लगा होगा क्योंकि वहां पे बहुत कुछ थ्योरी करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो कितना इजी लग रहा है, हाँ दिक्कत ही खत्म। दो जो चार चार पॉइंट है हमें यहाँ पे समझ लेना, चार चार पॉइंट है, इनको याद कर लेना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो कितनी कोशिकाएं होती है यहाँ पे, हमने लिख लिया। परागकण कोशिकाएं कितनी होती है, दो होती है। एक कौन सी होती है, एक होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका, कोशिका। और एक क्या होती है, एक होती है कायिकी कोशिका, कायिक, कायिक बोल दो कि कायिक की है बोल दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिका, दो तरह की कोशिका होती है, ठीक है ना।
अब हमें क्या कर लेना है, इनके वर्क को लिखना है, इनके कार्य को। ये करती क्या है, हम इनके कार्य को लिख लें। ठीक है, ये क्या करती है तुम्हें पता है, जनन से रिलेटिव है। ये वाली कोशिका क्या करती है, इससे शुक्राणु को जन्म देती है। इससे क्या बनता है, ये कौन सी कोशिका हो गई, ये हमारी जनन कोशिका। कौन सी कोशिका है ये, जनन कोशिका। ठीक है, ये इतनी कोशिका दिख रही है ना आपको, अरे ये दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, बताओ मुझे, दो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये तो इनके केंद्रक है। क्या है, इनके केंद्रक है। तो एक तुम्हें यहां से यहां तक एक कोशिका दिख रही है, ये दिख रही है ना कोशिका, तो ये हो गई जनन कोशिका। और एक ये यहां से यहां तक बड़ी कोशिका दिख रही है, ये क्या हो गई, कायिका कोशिका। लेकिन ध्यान रखना, ये इस कोशिका का केंद्रक है और ये इस कोशिका का। कभी मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी तो आप समझो इसी कोशिका। और ये क्या है, ये बड़ी वाली कौन सी है, कायिक कोशिका। कौन सी, कायिक कोशिका। दोनों कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। अब देखो, इसका जनन कोशिका का काम क्या है, जनन कोशिका का काम आपको पता है क्या होगा, शुक्राणु को जन्म देना, सी सी बात है। तो क्या होगा, शुक्राणु जनन, इसका काम क्या है, शुक्राणु जनन। कोई डाउट, इसका कार्य क्या होगा। अब आपको पता है शुक्राणु को जन्म होगा तो शुक्राणु को पोषण भी तो चाहिए, पोषण चाहिए ना, तो ये क्या करेगी, शुक्राणु को पोषण देगी। शुक्राणु को पोषण देना, क्या करना, पोषण देना। अब बताओ मुझे, क्या हार्ड है, देखो नीट जो है हार्ड नहीं है, लेकिन नीट समझदारी का खेल है। बात समझ आ गई, नीट हार्ड नहीं होता, नीट समझदारी का। देखो यहाँ पे एक भी चीज हम रट रहे हैं नहीं ना, हम सब चीजों को समझ रहे हैं। तो नीट क्या है, ध्यान रखना, नीट रटने वाला खेल नहीं है, नीट समझदारी वाला खेल है। आप समझदारी से पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, सब क्वेश्चन उसी में से आएंगे। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जो नीट में पूछा जाता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है उसका। देखो यहाँ पे बात समझ आ रही है, यहां से देखो कितने क्वेश्चन ये पढ़ा हमने। ठीक है, एक डेमो के फॉर्म में पढ़ा रही हूं मैं आज तो। ये पढ़ा हमने, हमें दिखा, ये हमें पॉइंट मिले, ये क्या है, इससे हमने समझा, ये हमें पॉइंट मिले जो नीट में पूछे जाएंगे। पॉइंट क्लियर है ना, ये फ्लो चार्ट में क्या बनवा रही हूं मैं आपको, ये पॉइंट नीट में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। जैसे उसने पूछा कि आंतरिक चोल किसका बना होता है, आपको याद होना चाहिए सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है। उसने पूछ लिया कि स्पोरोपोलिन की परत कहां पे नहीं होती, तो आपको पता है जनन क्षेत्र पर नहीं होती। उसने पूछ लिया कि जनन कोशिका का कार्य क्या होता है, जैसे साल 12th में ही पूछा था ना, शुक्राणु जनन होता है। कायिका कोशिका का कार्य क्या होता है, शुक्राणु को पोषण देना। या उसका उल्टा कर दिया उसने, शुक्राणु को पोषण कौन देता है, तो कौन देता है, कायिका कोशिका देती है। या उसने और मॉडरेट करके पूछ लिया कि कौन सी कोशिका क्या होती है, कौन सी कोशिका जनन में भाग नहीं लेती, तो कायिका कोशिका। ठीक है, तो कर सकता है वो, मॉडरेट तो कर सकता है, लेकिन आपने समझ के पढ़ा है भाई, आप कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपने समझा है कि कायिका कोशिका करती क्या है। आपको तो ये पता है कायिका कोशिका जो होता है जनन से रिलेटिव नहीं होती। समझ आया, देखो क्वेश्चन आपके, आंसर आपके सामने है ना, क्वेश्चन भी इन्हीं से बनेंगे। अगला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, कोशिकाओं के बारे में पूछ लिया उसने यही पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल। तुम्हें पता नहीं 50% नीट में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने पूछ लिया परागकण में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की। तो देखो अगर समझ के पढ़ोगे, तो मैंने बोला कि नीट जो है वो समझने वाला गेम है, इसमें ज्यादा नहीं कि ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ना, 14-14 घंटे पढ़ना है। ये तो 14 घंटे वाली बात समझ में नहीं आती। तो क्या होता है, कोई इतना पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ेगा तो सी सी बात है, पढ़ाई नहीं करेगा, वो अपने माइंड को हैंग करेगा। इतना कहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ रही। अब मान लो कि एक चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, 5 से 7 टॉपिक होते हैं। 5 से 7 अगर ऐसे पढ़ोगे तो कितना, एक टॉपिक कितना टाइम लेता है, अरे आधे से 1 घंटा लेता है। आधा घंटा मैं तो मानता हूँ, तो एक चैप्टर क्लियर करने में आप क्या लगेंगे, 3 घंटे में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एक चैप्टर क्लियर कर लेंगे आप, है? अगर आप 9 घंटे भी पढ़ते हैं तो क्या होगा, 3 चैप्टर क्लियर करेंगे आप। और एक डे में अगर 3 चैप्टर क्लियर करते हैं तो आपको पता है 30 दिन में कितने चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, 30। तो देखो और बच जाएंगे चैप्टर। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि 12, 13 या 15 घंटे पढ़ लो, बस इतने घंटे से काम चल जाएगा। बात समझ आ गई, तो देखो ऐसे पढ़ते हैं नीट को। बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत, तो ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, फिर उसके साथ उसका हम चार्ट लेंगे, उसके साथ में टॉपिक के हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी बताऊंगा, ऐसे कि यहाँ से क्या पूछेगा, कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो मैं इस डेमो क्लास को यहीं पे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और ये क्लास क्या रहेगी, मैं कंप्लीट कराऊंगा A to Z, और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है इसी बात से जैसे ही नीट आता है तो पेड बैच स्टार्ट हो जाते हैं क्रैश कोर्स वाले, लेकिन अपना बैच क्या रहेगा, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो इसको ज्वाइन कर ले। और देखिए क्वालिटी, क्वालिटी ऐसी होगी कि एकदम बेस्ट होगी।